हे गाइस, आज की कहानी का नाम है ब्लड एंड टाइज। कहानी के शुरुआत में हम किम नाम के बंदे को देखते हैं जो अपनी बेटी डायुन को स्कूल लाने गया था। वो डायुन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे हमेशा दूसरों से दूर रहने को बोला करता था। किम हमेशा डायुन से एक बात बोलता था, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, उसका हौसला बढ़ाने के लिए। अब कुछ साल बीत जाते हैं। डायुन बड़ी हो गई थी और उसे न्यूज़पेपर रिपोर्टर बनना था। उसके फादर सामान उठाने का काम करते थे, लेकिन डायन को अपने फादर पे बहुत प्राउड था। उनकी मेहनत की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और उनसे कभी शिकायत नहीं करती थी। वो एक रेस्टोरेंट पे बैठकर अपने बॉयफ्रेंड जे और बेस्ट फ्रेंड रा के साथ डिस्कस कर रही थी कि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस हटा देना चाहिए। असल में साउथ कोरिया में ये रूल है कि अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करने के 15 साल तक पकड़ा नहीं गया तो उसके बाद उसका पता चल भी जाए तो उसे कुछ नहीं किया जाएगा। और दायून इस लॉ को इनह्यूमन मानती थी, क्योंकि सोचो एक फैमिली पे क्या बीतेगी जब उसके सामने ही उसके बेटे का किलर हो और वो उसे सज़ा ना दिलवा सके। दायून एक इंटरव्यू क्लियर करना चाहती थी ताकि उसे रिपोर्टर की जॉब मिल सके। तभी उसे उसके फादर दिखते हैं। उनके पास जाती है और अपने दोस्तों को उनसे मिलवाती है। अगली सुबह उसके फादर उससे बोलते हैं, तुमने कल इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट आ गया? डायून चेक करती है तो उसने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया था। शाम को वो दोनों नूडल्स ईटिंग कंपटीशन करते हैं ताकि मूड ठीक हो सके। अगली शाम वो अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म देखने गई थी बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी, जिसमें एक बच्चा किडनैप हो गया था और किडनैपर्स ने पेरेंट्स से फिरौती लेने के बाद भी बच्चे को मार दिया। पुलिस के पास किलर को पकड़ने के लिए एक ही क्लू थी, वो फ़ोन कॉल जो किलर ने पुलिस को किया था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। फिल्म को देख सभी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। डायून भी इमोशनल हो गई थी। फिल्म के लास्ट पे असली वाली फ़ोन रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जिसपे किलर था। उस आवाज़ को सुनकर डायून शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो आवाज़ उसके फादर से मैच कर रही थी और उस फ़ोन कॉल पे किलर ने उस लाइन का यूज़ किया था, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, जो कि डायून के फादर उसे हमेशा बोला करते थे। जब वो तीनों लौट रहे थे तभी रा बोल रही थी कि मैंने कहीं तो इस आवाज़ को सुन रखा है, कहीं तुम्हारे फादर की तो नहीं है दायून? दायून नाराज़ हो जाती है। घर आकर वो हाइजीन मर्डर केस के बारे में इंटरनेट पे पढ़ना शुरू करती है। कहीं ना कहीं उसे लगने लग रहा था कि उसके फादर ही तो किलर नहीं। वो रात भर सो नहीं पाई थी। उसके दिमाग में यही लाइंस घूम रही थी कि इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। आवाज़ भी मैच कर रही थी और लाइंस भी, लेकिन वो सोचती उसके फादर बहुत ही अच्छे इंसान है, वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर आखिर सच क्या है? अगले सीन में दायून और रा डिनर कर रहे थे। वहीं पे रा बताती है, एक बार ऐसे ही रा को अपने फादर पे शक हुआ था कि वो कहीं अफेयर तो नहीं कर रहे, तब उसने इन्वेस्टिगेट किया था। और रा की बातें सुनकर दायून भी अपने फादर के वॉलेट, फ़ोन, लैपटॉप सभी चेक करने लगती है, कुछ गड़बड़ तो नहीं। वो अपने फादर का पीछा करती है अगले दिन और उनके मेहनत को देख उसकी आंखें भर आती है। शाम हो चुकी थी। मिस्टर किम एक अमीर लड़की की कार का ख्याल रख रहे थे। उस लड़की ने बहुत ज़्यादा पी ली थी, इसलिए वो उसे कार चलाने से मना कर रहे थे। तो वो गुस्से में किम को चाटा मारती है। ये दूर से दायून देख लेती है और फिर उसकी उस लड़की से लड़ाई हो जाती है और ये केस पुलिस तक चली गई थी। घर लौटते वक्त दायून को बहुत बुरा फील होता है। अगले दिन डायून का एक अनजान बंदा पीछा कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो उसके पास जाकर कहने लगता है, मिस डायून, डॉटर ऑफ मिस्टर किम सॉनमैन। उसकी बातें सुनकर दायून पूछती है, आप हो कौन? वो बंदा दायून को एक लेटर देता है और कहता है, अपने फादर को दे देना, कहना शान आया था। दायून अपने फादर को शान के बारे में बताती है और लेटर पे शान का नंबर था। उसकी मदद से वो शान को कॉल करते हैं। शान और किम की बातों से पता चल रहा था कि किम उसे जानता है। शान उसे पैसे मांग रहा था क्योंकि उसकी बहन को कैंसर था और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। किम कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए थे, फिर अब दोबारा क्यों आए हो? शान कहता है, अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बेटी को मैं जानता हूँ, उसे उसकी डेड मॉम का कुछ सच बता दूंगा। अगले सीन में किम और डायून डायून के मॉम के मेमोरी में कुछ सामान रखते हैं और फिर वो डायून का बर्थडे मनाने वाले थे। तभी शान नॉक करता है और बाहर से ही चिल्लाना शुरू कर देता है। डायून गेट खोलती है तो वो अंदर आकर धमकी देता है, थोड़े से पैसों को बचाने के चक्कर में तुम अपना सच मुझसे क्यों बाहर निकलवाना चाहते हो? वो डायून से कहता है, पता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मॉम के साथ क्या किया है? इन्होंने बताया कभी नहीं ना? फिर वो घर को तहस नहस कर रहा था तो किम से उसे जोर का चाटा मारते हैं, उसे भगा देते हैं। जाने से पहले वो भी ये लाइंस बोलता है, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। ये सब देख रात भर डायून सोच रही थी, आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगले दिन किम शान को पैसे देने जाते हैं, लेकिन शान उतने कम पैसों को देख मना कर देता है और दोबारा धमकाता है कि मैं डायून को उसकी मॉम का सच बता दूंगा। किम उसे थोड़ा और वक्त मांगते हैं। दूसरी तरफ डायून जे के पास आकर उससे हेल्प मांगती है। जे एक प्रैक्टिसिंग पुलिस ऑफिसर था तो वो उसे 2 नाम देती है, जिसमें से
उसे एक आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड जानना था और एक लेडी की डेथ सर्टिफिकेट चाहिए थी। बेसिकली दायून ने अपने पेरेंट्स का नाम दिया था जे को, लेकिन वो उसे बताती नहीं है कि वो उसके पेरेंट्स के नाम है। फिल्म रिलीज़ होने के कारण पुलिस पर पब्लिक प्रेशर आना शुरू हो गया था, इसलिए वो लोग दोबारा से कोशिश कर रहे थे 15 साल पुराने उस किलर का पता लगाने। शाम को जे दायून को बताता है कि किम नाम के बंदे पर ज़्यादा कुछ नहीं, चोरी चकारी का और दूसरों से थोड़ी मारपीट के चार्जेस है। और मिसेस मियोक तो अभी भी ज़िंदा है, तो उनकी डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उनका एड्रेस है। यहाँ हम जान पाते हैं दायून की मॉम का नाम मियोक था, वो ज़िंदा है। वो जे के साथ मियोक के एड्रेस पर जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। वो पूरी रात वहीं इंतज़ार करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। सुबह हो चुकी थी, तभी उन्हें शान दिखता है। उसका पीछा करते हैं। शान समझ जाता है और बीच रास्ते पे उन्हें रोक कर किम को कॉल करता है। फिर दायून उसे कहती है, मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे ले चलो। वो फिर अपनी मॉम से मिलती है, जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वहाँ वो उसे 15 साल पुरानी वो रिकॉर्डिंग सुनाती है। पूछती है, तुम्हें क्या लगता है ये मेरे फादर हैं? शान कहता है, नहीं, ये उनकी आवाज़ तो नहीं लग रही है। तभी किम वहाँ आते हैं और दायून को चलने को कहते हैं। वो उनसे नाराज़ थी, आखिर आज तक उन्होंने उसकी मॉम के ज़िंदा होने की बात उनसे छिपाई क्यों? किम कहते हैं, तुम्हारी मॉम तुम्हें डिज़र्व नहीं करती, वो बिल्कुल अच्छी इंसान नहीं है। वो जे के साथ वहाँ से चली जाती है और अपने फादर की एक नहीं सुनती। घर आकर किम डायन को कमरे के बाहर खड़े होकर उसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। दायून उन्हें वही आवाज़ सुनाती है और पूछती है, क्या ये आप हो? किम भी हैरान थे, दायून ऐसे कैसे सो सकती है? तो वो उनकी फेमस लाइन सुनाती है, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। ये सुनकर किम भी हैरान हो जाते हैं, आखिर ये इंसान कौन है? वो दायून की बातों से दुखी हो जाते हैं कि दायून अपने फादर को किलर समझ रही है। दायून उनसे कहती है, अगर आपने ऐसा किया भी है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। किम से समझाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो इसके बारे में जानते तक नहीं है। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो शान को और पैसे दे रहे थे। दूसरी तरफ दायून जे के साथ बैठी थी और उसे अपने फादर के बारे में बता रही थी कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। और ये बताते हुए उसे रोना जाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से दायून ने अपने फादर से अच्छे से बात तक नहीं करा, और तो और वो उन पर शक भी कर रही है। अगले दिन दायून टीवी पे न्यूज़ देख रही थी, जिसपे हाइजीन मर्डर केस के बारे में बातें हो रही थी। हाइजीन के फादर रिपोर्टर्स को बता रहे थे, इसी जगह पर मेरे बेटे को बैग में बंद कर फेंक दिया गया था, और अगर मैं उस किलर की आवाज़ सुन लूँ तो एक बार मैं पहचान सकता हूँ उसे। उस बंदे के नाम को देख डायन को याद आता है कि ये तो वही डॉक्टर है जिनके क्लिनिक पे मेरा जन्म हुआ था। तो वो उनसे मिलने जाती है, उन्हें एक फ़ोटो दिखाती है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा जन्म मेरे क्लिनिक पे नहीं हुआ है, तुम्हारी मॉम का मिसकैरेज हो गया था, और इस बात पे वो दोनों बहुत दुखी थे। चलो शुक्र है कि एट लास्ट उनके घर एक बच्चे ने जन्म तो ले लिया, वो खुश होंगे तुम्हें पाकर। दायून पूछती है, क्या आपके पास वॉइस नोट के अलावा कुछ और सुराग है? डॉक्टर कहते हैं, एक लेटर है, लेकिन उस लेटर की राइटिंग ऐसी थी जैसे किसी बच्चे की लिखाई गई हो। डॉक्टर उसे लेटर दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि जे का ऑफिसर दोस्त उसे किम के बारे में पूछता है। असल में जे ने अपने दोस्त की मदद ली थी किम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में, और किम की आवाज़ किलर से काफ़ी मैच कर रही थी। रास्ते पे दायून उस लेटर को खोलकर देखती है तो उसे याद आता है बचपन में उसके फादर ने भी यही लिखवाया था उससे। असल में उस लेटर पे एड्रेस लिखा था कि डॉक्टर के बच्चे को किलर कहाँ पर छोड़ेगा। दायून घर जाती है और गुस्से पे अपने फादर से कहती है, आखिर आपने अपने इस क्राइम में मुझे भी शामिल कर लिया, मैं एक छोटी बच्ची थी, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? वो कहते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, छोटे बच्चों की हैंडराइटिंग एक जैसी ही होती है, ये ज़रूर किसी और की होगी, मैंने नहीं किया ऐसा। वो कहती है, तो फिर मैं इस नोट को पुलिस के पास लेकर जाऊंगी, क्योंकि सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन से ख़त्म होने में। अगले सीन में डॉक्टर पुलिस ऑफिसर से मिलने जाते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि हमें एक बंदे पर शक है। फिर वो लोग किम के घर आते हैं। डॉक्टर किम को देख गुस्से में उसे मारने लगते हैं और किम बेहोश हो चुके थे। डॉक्टर कह रहे थे, मैंने पिछले 15 साल दिन रात हर समय इस कातिल के वॉइस को सुना है, और आज किम की एक आवाज़ को मैं सुन 100% बता सकता हूँ कि वो कातिल किम ही है। फिर किम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि किम की हालत थोड़ी ख़राब है, उसे होश में आने में एक दिन या फिर उससे ज़्यादा लग सकते हैं। डॉक्टर ऑफिसर से कह रहे थे कि इसे सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है। ऑफिसर्स बताते हैं कि उन्हें उसकी वॉइस को कातिल के वॉइस से मैच करवाना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऑफिसर्स डायन के घर जाते हैं और उसके बचपन के नोट्स मांगते हैं ताकि उस लेटर के हैंडराइटिंग को मैच कर सके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अगले दिन न्यूज़ पे यही बात चल रही थी कि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस के ख़त्म होने में, और किम अभी भी अनकॉन्शियस है। अगले सीन में हम जे और रा को देखते हैं। रा को ऑफिसर्स काफ़ी परेशान कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता मिलती है और माफ़ी मांगती है।
रा कहती है, प्लीज़ अभी कुछ दिनों तक मुझसे मत मिलना, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। फिर दायुन अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिलती है। उन प्रोफेसर ने ही दायुन के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखा था एक न्यूज़पेपर कंपनी के जॉब के लिए। वो उससे कह रहे थे, लकीली उस न्यूज़पेपर कंपनी वालों को नहीं पता कि तुम्हारे फादर के ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, तो जाओ और इंटरव्यू दे दो। उन्होंने दायुन को इसलिए बुलाया था कि वो चाहते थे कि दायुन आगे किसी को ना बताए कि प्रोफेसर ने उसकी हेल्प करी है। फिर दायुन अपने फादर के पास चली जाती है, उन्हें बेहोश देख कहती है, प्लीज़ होश में मत आना, मुझे नहीं पता कि आपने मर्डर किया है या नहीं, लेकिन मैं आपकी बातों पर भी विश्वास करना चाहती हूँ कि आप इनोसेंट हो। वो वहाँ बैठकर रोने लगती हैं क्योंकि डायुन के पास फैमिली के नाम पर सिर्फ उसके फादर ही थे और उन्हें नहीं खोना चाहती थी। एक्चुअली कातिल के साथ वॉइस मैच करने के लिए ऑफिसर्स को किम से वही बातें बुलवानी थी जो कातिल ने रिकॉर्डिंग में बोल रखी थी, पर जो कि किम बेहोश थे इसलिए वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन ऑफिसर दायुन से सवाल जवाब कर रहे थे। दायुन के घर पे सर्च करने पर उन्हें यह पता चल गया था कि दायुन को पहले से अपने फादर पर शक था और इस केस पे ऑफिसर्स को लीड भी दायुन के कारण ही मिली थी। अगर दायुन के कहने पर जे अपने दोस्त से रिकॉर्ड्स नहीं निकलवाया होता तो ऑफिसर्स को कभी नहीं पता चल पाता किम के बारे में। फिर ऑफिसर दायुन से जानना चाहते थे कि दायुन क्या सोचती है। दायुन कह देती है, मैं नहीं मानती कि मेरे फादर ने ऐसा किया होगा। तभी वहाँ दूसरे ऑफिसर आकर बताते हैं कि किम को होश आ चुका है। वो डॉक्टर दायुन से कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे फादर ने कुछ नहीं किया है, तुम भी जानती हो कि उन्होंने ही किया है। वो दायुन पे नाराज़ हो जाते हैं कि तुम अपने कातिल फादर को बचाना क्यों चाहती हो। कुछ देर में दायुन हॉस्पिटल पहुंचती है, तब वहाँ पे ऑफिसर्स ऑलरेडी किम से बयान ले रहे थे। दायुन कहती है, उन्हें डिस्चार्ज तो हो जाने दो, लेकिन ऑफिसर्स के पास अब टाइम नहीं था, कल रात के 12 बजे समय ख़त्म हो जाएगा, तो इसी बीच उन्हें किम से वॉइस रिकॉर्ड करवानी होगी, वो परफेक्टली, और फिर टेस्ट भी करना होगा ताकि रिजल्ट जल्दी आ सके। इसलिए दायुन को मिलने नहीं दिया जाता है। वो अपने घर वापस आती है, तब वहाँ पे शान मिलता है और उससे कहता है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है। अगली सुबह वो इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन टेंशन में बिना कुछ बोले ही भाग आती है। अब शाम हो चुकी थी। दायुन अपने फादर से मिलने जाती है। वो ऑफिसर से कहती है अपने फादर को लेकर अपनी मॉम के पास जाना चाहती है। उसकी मॉम की कंडीशन अब ठीक होने लायक नहीं थी, उनके पास 1 से 2 दिन बचे हैं जीने के लिए, लेकिन पुलिस तब तक नहीं छोड़ सकते थे जब तक टेस्ट का रिजल्ट ना आ जाए। तभी ऑफिसर को कॉल आता है कि रिजल्ट आ चुका है और किम गुनहगार नहीं है, वो बेगुनाह है, और उन्हें छोड़ दिया जाता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब 12 बजने में सिर्फ 30 मिनट बचे थे। रास्ते पर दायुन यही पूछ रही थी कि आखिर आपने उस बच्चे को किडनैप क्यों किया था। किम अभी भी यही कह रहे थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। वो बीच रास्ते पे गाड़ी रोक देती है। वो वही जगह थी जहाँ पे कातिल ने उस बच्चे को फेंक दिया था। वो कहती है, याद है आपको ये जगह, आपने क्या किया था, अब तो सच बोल दो मुझसे। वो अभी भी यही कह रहे थे कि मैंने सच में कुछ नहीं किया। एट दी एंड दायुन को भी अपने फादर पे यकीन नहीं रहा था। पूरी दुनिया इस इनोसेंट इंसान के अगेंस्ट हो गई थी, इवन उनकी अपनी बेटी भी। ये देख उन्हें काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो बार बार गाड़ी की तरफ ही देख रहे थे। तभी 12 बज चुके थे और अचानक से उसके फादर के इनोसेंट चेहरे पर खौफनाक सी हंसी छा जाती है। मतलब कातिल किम ही है। वो कहते हैं, अब पास्ट को भूल जाओ, हम साथ में रहेंगे। दायुन हिल सी गई थी कि उसके फादर ने क्या प्लानिंग की। वो कहती है, अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। किम गाड़ी पे बैठकर उसे अपने साथ चलने को बोल रहे थे कि तभी डॉक्टर आकर जोर का ठोकर मारते हैं उनकी गाड़ी को, और दोनों की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। किम की गाड़ी पानी में गिर जाती है। अगले सीन में दायुन हॉस्पिटल भी थी और ये कहा जा रहा था कि शायद वो कभी भी चल नहीं सकेगी। असल में कहानी ये थी, किम की वाइफ के मिसकैरेज के बाद वो काफ़ी परेशान हो गया था और फिर एक दिन उसने हॉस्पिटल से एक बच्ची को चुरा लिया था और दायुन के कपड़े पे उसके असली नाम वाला हॉस्पिटल का रिस्ट बैंड लगा हुआ था जिसे किम ने निकाल फेंका था, पर उस बैंड को शान ने उठा लिया था। फिर कुछ समय बाद शान ने किम को ब्लैकमेल किया कि मुझे पैसे दो वरना मैं सबको बता दूंगा कि दायुन को तुमने किडनैप किया था हॉस्पिटल से। और इसी वजह से किम ने डॉक्टर के बच्चे को किडनैप किया ताकि उसे फिरौती लेकर शान को दे सके। उसे पैसे मिल जाते डॉक्टर से, लेकिन उस बच्चे ने किम की शक्ल को देख लिया था और इसी वजह से किम को उसे मारना पड़ा, वरना उसका सच सबके सामने आ जाता। किम इतना ज़्यादा अंधा हो चुका था कि उसे ये दिख ही नहीं रहा था कि वो खुदगर्जी में एक मासूम बच्चे की जान ले रहा है। यही थी सारी कहानी और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।